गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम हिंदी में हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। पाठ शुरू करने से पहले हम आपकी पुस्तक का पहला पृष्ठ आपको दिखा देते हैं, जो इस प्रकार है, जिसका नाम है व्याकरण भारती। तो बच्चों, आपने अपने पुस्तक का पहला पृष्ठ देख लिया होगा। अब हम चलते हैं पाठ पर। पाठ 2, वर्ण। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि वर्ण कहते किसे हैं। तो यहाँ लिखा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। और यानी साधारण अर्थों में हम ये कहें कि हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, जो हम बोलते हैं, जो ध्वनियाँ निकलती उन्हें ही हम वर्ण कहते हैं। और इसे अक्षर भी कहा जाता है। तो इन्हीं ध्वनियों से शब्द बनते हैं और इसे ही हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। यानी वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। इसके बाद दिया है कि निश्चित क्रम में लिखे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, निश्चित क्रम का क्या अर्थ होता है? निश्चित क्रम का अर्थ यह होता है कि जो वर्ण जिस समूह के होते हैं उसी समूह में लिखे जाए। मान लीजिए कि क, आप जानते होंगे व्यंजन में क, ख, ग, घ, अंग, ठीक। और स्वर हैं जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये आपके स्वर हुए। लेकिन अगर हम स्वर को व्यंजन में लिख देते हैं या व्यंजन को स्वर में लिख देते हैं, या क वर्ग के व्यंजन, मान लीजिए क, ख, ग, घ, अंग है, अगर हम क के बाद च लिख देते हैं तो ये आपका निश्चित क्रम नहीं कहा जाएगा। निश्चित क्रम का अर्थ होता है कि जो जिस वर्ग के व्यंजन होते हैं उसी में लिखे जाए, उसे ही कहते हैं निश्चित क्रम। यानी वो जब आपके वर्ण निश्चित क्रम में होते हैं तभी वह वर्णमाला कहलाते हैं। उसके बाद है, हिंदी भाषा में दो वर्णों को में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा व्यंजन। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्वर किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों को बोलने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं। अर्थात जिनका उच्चारण हम एकदम स्वतंत्र रूप से करते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे है, देखिए यहाँ पर पहले देख लीजिए स्वर कौन कौन से हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इसके बाद देखिए यहाँ और अन्य वर्ण में है अनुस्वार, दूसरा है अनुनासिक, फिर है विसर्ग, फिर है आगत स्वर, जिनका अध्ययन हम बाद में करेंगे। उसके बाद बच्चों दिया है कि अ, ई, उ और री स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है। अब यहाँ देखिए, और फिर है आ, ई, उ, ए, ओ और औ स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है। जैसे अ, आ। अब यहाँ अ हमने जल्दी से बोला, उसके लिए कम समय लगा, और आ को बोलने के लिए उसका दुगना समय लगा। तो जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें हम हरस स्वर भी कहते हैं, और जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। उसके बाद बच्चों आते हैं हम मात्रा पर। तो आप हमेशा जब भी कोई शब्द लिखते होंगे तो आप व्यंजन के साथ स्वरों के कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसे ही कहते हैं मात्रा। और अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं चिन्ह एक निश्चित किए गए रहते, उन्हें ही मात्रा कहते हैं। जहाँ यहाँ देखिए, यह उदाहरण भी दिया है कि अ को छोड़कर सभी स्वरों की कुछ निश्चित चिन्ह हैं, जो इस प्रकार है, यहाँ उदाहरण में दिया है। उसके बाद हम चलते हैं अन्य वर्ण पर। अन्य वर्ण में है, पहला है अनुस्वार। इसके उच्चारण में ध्वनि नाक से निकलती है।
नाक से ध्वनि का अर्थ जो हवा होती है वो हमारे नाक से निकलती है। अब बोल के देखिए, यहाँ पर उदाहरण में दिया भी है, अंग, अंकित, कंघी और जंजीर। इसको बोलते समय हमें नाक का सहारा लेते हैं, इसमें आपका मुंह नहीं चलता है। फिर दूसरा है अनुनासिक। जैसे है अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों का प्रयोग करते हैं हम। इसमें आपकी ध्वनि दोनों से निकलती है, जैसे दांत, आँख, बांसुरी। फिर है विसर्ग, आह, जिसको कहते हैं आह। इसका उच्चारण ह के रूप में करते हैं। ये प्रायः आपके संस्कृत शब्दों में आता है। हिंदी में आपके ये कुछ एकाध शब्दों में आता है, जैसे प्रातः, अतः या नमः में। फिर है आ, यह आपका आगत स्वर है। आगत यानी जो वे स्वर जो दूसरी भाषाओं से लिए गए रहते हैं, उन्हें आगत स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग ज़्यादातर अंग्रेजी शब्दों में होता है, जैसे ऑफिस, कॉलेज, चौक और हॉल। इसके बाद बच्चों हम चलते हैं व्यंजन, यानी व्यंजन किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे है क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ। और इसी के साथ यहाँ पर और भी व्यंजन वर्ण दिए हैं। फिर है यहाँ पर देखिए ट वर्ग के अतिरिक्त व्यंजन। ट अतिरिक्त यानी इन वर्णों के बाहर, यानी इसके अलावा भी कुछ ऐसे व्यंजन जो उसमें हम जोड़ सकते हैं, जैसे है आपके ड और ढ। फिर है आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ में है ज और फ। ये आपके फारसी भाषाओं से ली गई ध्वनियाँ हैं। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। जैसे संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजन से मिल के बने रहते हैं, जैसे है छ, त्र, ज्ञ और श। तो ये हुआ आपका व्यंजन, यानी व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनको बोलते समय हमेशा हम स्वरों की सहायता लेते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, आप बोलिए क, ख, ग या घ। तो जब भी हमने क बोला, उसके पीछे हमें अ की ध्वनि सुनाई दी। ख हमने बोला, उसके बाद हमें अ की ध्वनि सुनाई दी। उसी प्रकार ग और घ में भी सुनाई दी। तो जो ये अ की ध्वनियाँ आ रही हैं, यही स्वर हैं। और बिना स्वरों के हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। उसके बाद बच्चों आता है र के रूप। र का प्रयोग हम कभी जब र का प्रयोग हम तभी पूर्ण रूप में करते हैं जब वो संज्ञा के रूप में आता है। लिखा है जब र स्वर रहित होता है तब वह पूरा लिखा जाता है। उदाहरण रजनीगंधा, भारत, अमीर। यानी र के बाद अगर कोई स्वर का चिन्ह नहीं रहता है तब र हम पूर्ण रूप में लिखते हैं। और फिर है कि जब र स्वर रहित सहित और उससे पहले आया व्यंजन स्वर रहित होता है तब र स्वर रहित व्यंजन के नीचे हलंत के रूप में लग जाता है। तो यहाँ उदाहरण भी दिया है क्रम, नम्र और क्रोध। उसके बाद है कि जब र स्वर रहित और उसके बाद आने वाला व्यंजन स्वर सहित होता है तब र बाद वाले व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लग जाता है। तो बच्चों र की जो मात्राएं हम व्यंजन के नीचे लगाते हैं उसे कहते हैं पदेन। इसमें देखिए जैसे है ट्रैक्टर हुआ, राष्ट्रीय हुआ, क्रम, नम्र या क्रोध। ये इसमें स्वर की मात्राएं नीचे लगी हैं तो इसको कहते हैं पदेन। और जिनमें र की मात्राएं ऊपर लगती हैं उसे कहते हैं रेफ। जैसे है कार्य हुआ, अर्थ हुआ और समर्थ। इसके बाद बच्चों आता है आपका संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर वे अक्षर होते हैं जो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने रहते हैं।
यहाँ पर देखिए लिखा है व्यंजन गुच्छ। जैसे फूलों, एक से ज़्यादा फूल के गुच्छ को हम एक साथ रख देते हैं तो उन्हें कहते हैं फूलों का गुच्छा। उसी तरह जब एक से ज़्यादा व्यंजन एक साथ लिखे जाते हैं तो उन्हें कहा गया है व्यंजन गुच्छ। तो जब भी एक से ज़्यादा व्यंजन एक साथ हम लिखते हैं तो उसे कहते हैं संयुक्त अक्षर। जैसे लिखा है यहाँ पर देखिए, त्योहार, गड्ढा, सच्चा, पक्का, स्वास्थ्य। उसके बाद आता है द्वितीयक व्यंजन। दो समान व्यंजनों का मेल द्वितीयक व्यंजन कहलाता है। द्वितीयक व्यंजन में एक व्यंजन आधा रहता है, एक ही व्यंजन को हम दो बार लिखते हैं, जिसमें एक व्यंजन आधा और दूसरी बार में वह पूरा रहता है। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है मुक्का, पक्का, छज्जा, लज्जा। यह मुक्का में देखिए एक का आधा और दूसरा पूरा है। फिर पक्का में भी यही है, एक का आधा और दूसरा पक्का। यानी जब एक ही व्यंजन को हम दो बार लिखते हैं तो उसे कहते हैं द्वितीयक व्यंजन। उसके बाद आता है संयुक्त अक्षर। एक ही वर्णों के मेल से बने संयुक्त अक्षर, जिसमें एक ही वर्ग का मतलब होता है। जैसे क, आपका क वर्ग है, क, ख, ग, घ, अंग। इसी एक ही वर्ग के शब्दों को लेकर हम वर्णों को लेकर जब हम कोई शब्द बनाते हैं तो उसे कहते हैं एक ही वर्ग के शब्द। देखिए अब जैसे मक्खी में क्या है, म, फिर आधा क और ख। क और ख क्या है आपके एक ही वर्ग के हैं। फिर उसी तरह है मक्खन में भी है, फिर आधा क और ख, ये आपके क वर्ग के हैं। उसी तरह बच्चों अच्छा है, मच्छर, चिट्ठी, गट्ठर है। और अब हम चलते हैं, सही लिखा है अलग अलग वर्णों से मेल से बने संयुक्त अक्षर। यानी संयुक्त अक्षर तो बने हैं लेकिन वो आपके अलग अलग वर्ग से लिए हैं। लेकिन जैसे व्यंजन आपके 33 है तो किन्हीं भी अलग अलग तरह के व्यंजनों को लेकर बनाया गया शब्द है। जैसे है क्यारी है, वाक्य, रक्त, भक्त। उसके बाद बच्चों आते हैं हम वर्ण विच्छेद पर। वर्ण का अर्थ तो आप लोग जानते ही हैं, अक्षर। विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना, यानी अलग अलग करना। तो देखो लिखा भी है, विच्छेद का अर्थ है अलग करना। शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे अचार, तो अचार को अलग कैसे लिखा है, अ धन, च धन, आ धन, र धन, अ। ठीक। फिर है मधुर का भी है, देखिए म धन, अ धन, ध धन, उ धन, र धन, अ। ठीक। उसके बाद बच्चों हम आते हैं वर्ण संयोजन। अभी आपने पढ़ा विच्छेद यानी अलग करना, और संयोजन का अर्थ होता है एक साथ मिलाकर लिखना। अलग अलग जो टूटे अलग अलग किए गए आपके वर्ण होते हैं उनको एक साथ लिखना। देखिए जैसे क धन, अ धन, क धन, श धन, आ, कक्ष। इसको मिला के क्या बनता है, कक्षा। फिर है ख धन, ए धन, ल धन, अ, खेल। तो ये आपका हुआ वर्ण संयोजन। तो बच्चों अब आपका इस पाठ में हमने सीखा कि आपके वर्ण किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं, अद्वितीय व्यंजन। अब बच्चों हम चलते हैं अभ्यास पर। इसमें है पहला, देखिए लिखा है अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनि वाले 4 शब्द लिखो, जिसको हम आगे चल के लिखित कार्य में लिखेंगे। उसके बाद आता है आपका अभ्यास में, जो आपको पुस्तक में ही पूरा करना होगा। देखिए तीसरा लिखा है दिए गए शब्दों को वर्णमाला क्रम में लिखो। वर्णमाला क्रम यानी आपके जो वर्ण के अनुसार की, जैसे रजनी है, जैसे क के बाद ख आता है, उसी तरह किस शब्द के कौन से अक्षर के बाद कौन सा अक्षर आएगा उस अकॉर्डिंग इसको लिखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ।
अब फिर आता है आपका प्रश्न नंबर 6, स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं, जिसको आपको कॉपी में लिखवाया जाएगा। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। नमस्कार।